लास्ट क्लास में हम लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल स्टार्ट किया था और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था दो स्पेशल पोजीशंस के लिए, जो कि थी उसकी एक्सियल पोजीशन और दूसरी थी उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। आज हम लोग किसी भी जनरल पोजीशन पर देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डायपोल जो बनता है, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि डायपोल इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कि बहुत ही छोटे डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, उस सिस्टम को हम डायपोल कहते हैं। तो अब अगर उस सिस्टम को डायपोल कहते हैं तो एक माइनस क्यू का चार्ज अगर हमारे पास है, एक प्लस क्यू का चार्ज अगर है, तो ये जो सिस्टम बनता है इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मोमेंट का वेक्टर होता है वो जाता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये इसका डायरेक्शन होता है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड को हम लिखते थे Q इंटू एल, जहां पे ये माइनस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, और उनके बीच का जो सेपरेशन है वो एल के बराबर। ठीक है, तो इतना हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल अगर रखा हुआ है, कभी कभार क्या करते हैं कि सिर्फ हम ऐसा वेक्टर बना देते हैं और लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के बनाने का मतलब यही रहेगा कि यहाँ कहीं पे माइनस क्यू का चार्ज होगा, यहाँ प्लस क्यू का चार्ज होगा, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये रहेगी। और अगर हम इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे जाते हैं तो ये उसकी एक्सियल पोजीशन हो जाती है, और इस एक्सियल पोजीशन पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 2kp/r³ के बराबर। ठीक है, फिर हमने इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। ये डायपोल बहुत ही छोटा होता है, बनाने के लिए मैं बड़ा डायग्राम में बनाता हूं, लेकिन होता बहुत स्मॉल है। और अगर आप इसके परपेंडिकुलर किसी दूरी पर चले जाते हैं, यहां पर चले जाते हैं इससे डायपोल से, तो ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन कही जाती है। और इस इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसकी वैल्यू थी kp/r³। ठीक है, ये दो जगहों पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी। यहां पे हमने जब पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो पोटेंशियल आया था kp/r², और हमने अब यहां पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 आई थी। तो ये दो स्पेशल पोजीशन हो जाती है, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे कि हम अगर इस डायपोल से किसी भी जनरल पॉइंट पर जाते हैं, मान लो हम कहीं यहां पे जाते हैं, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे करी जाएगी। तो उसके लिए आप इस बात को समझें कि अगर हमें इस पोजीशन पे कैलकुलेट करनी है, और ये जहां पर भी कैलकुलेट करनी है, ये जो लाइन है इससे ये दूरी r है, r इस l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, और जिस एंगल पे कैलकुलेट करनी है ये एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा के बराबर है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तरीका ये होता है कि हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर उसकी वैल्यूज पता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अब ये दो पार्ट ब्रेक करके कैसे आएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं। अब आप इस डायपोल को समझें कि ये डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, और इस डायपोल के अगर हम दो कंपोनेंट्स लेंगे तो एक डायपोल का कंपोनेंट कहीं इस तरफ आ जाएगा, अगर ये P का वेक्टर था, और एक डायपोल का कंपोनेंट कहीं इस तरफ आ जाएगा। तो ये डायपोल के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इधर वाले कंपोनेंट को क्या कहा जा सकता है, इधर वाले कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं P cos थीटा, और इधर वाले कंपोनेंट का नाम दे सकते हैं P sin थीटा। तो जो P का डायपोल मोमेंट का वेक्टर था, ये दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। अब आप एक एक कंपोनेंट को कंसीडर करिए। तो अगर हम इस कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या इस कंपोनेंट के लिए ये भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ इसको कंसीडर करो। तो इस कंपोनेंट के लिए क्या ये उसकी एक्सियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन मतलब किसी भी डायपोल के एक्सिस में अगर हम जाते हैं तो उसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो सिर्फ इस P cos थीटा के लिए इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये उसकी एक्सियल कंपोनेंट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कही जा सकती है। और एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मान लो मैं इसको E पैरेलल कह रहा हूं, क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन है, पैरेलल टू दिस लाइन है, और इस E पैरेलल की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, E पैरेलल की वैल्यू को लिख सकते हैं 2k
पी कॉस थीटा का डायपोल है डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, पी कॉस थीटा के लिए एक्सल पोजीशन है 2k, पी की जगह पी कॉस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब इस पी साइन थीटा वाले को कंसीडर किया जाए, क्या पी साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर पोजीशन है और परपेंडिकुलर पोजीशन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो ये जो पी साइन थीटा है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पी साइन थीटा वाले वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन पे आएगी। अगर ये वेक्टर इस तरफ है डायपोल का, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर आएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इक्वेटोरियल वाली पोजीशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के, पी की जगह आएगा पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस तरीके से ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यूज हमको मिल गई। ठीक है, तो ये पी को दो पार्ट में ब्रेक किया, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए एक्सल पोजीशन थी, पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन थी। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब जुड़ेंगी तो हमको मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है ये इन दोनों वेक्टर के रिजल्ट की तरफ होगी। इसकी वैल्यू मान लेते हैं ई के बराबर है, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है इस एंगल को हम फाई कह देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर और पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला जो फॉर्मूला है, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर 2ab cos थीटा में थीटा 90 है, तो सिर्फ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने दो वैल्यूज रखी हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो kp और kp आर क्यूब दोनों के पास है, तो kp बाई आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा, ई परपेंडिकुलर के पास है साइन स्क्वायर थीटा और इसके पास है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो ये बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी डायपोल से थीटा के एंगल पर जाते हैं तो वहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वैल्यूज के बराबर है, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, ये tan फाई निकालना है, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय पैरेलल लिख सकते हैं, तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल। परपेंडिकुलर से पैरेलल को डिवाइड करेंगे तो kp बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा tan थीटा बाई 2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल फाई आया है और जो एंगल थीटा था, इनके बीच का रिलेशन होता है tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आया कि कोई भी डायपोल अगर हमको दिया हुआ है, ये डायपोल है, और अगर हम इस डायपोल से किसी एंगल थीटा पर जाएंगे, तो इस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू है थीटा के एंगल पर, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस लाइन के संग अगर जो एंगल बनाया होगा, ये एंगल अगर फाई के बराबर है तो फाई की जो वैल्यू है वो tan फाई tan थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने निकालनी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और उसने एंगल कितना बनाया। पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल को निकालने के लिए अगेन हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, तो एक एक्सल पोजीशन वाला और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन वाला। लेकिन हमको पता है कि किसी भी डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है, तो इसकी वजह से यहां कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, जो भी पोटेंशियल आएगा वो इसकी वजह से आएगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला था एक्सियल पोजीशन पे के पी बाई आर स्क्वायर, और p की जगह p cos थीटा हो जाएगा क्योंकि इसी के लिए एक्सियल पोजीशन है, सिर्फ एक्सियल पोजीशन पर ही पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी के पी cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस लाइन के संग जो एंगल बनाया होगा tan फाई, वो tan थीटा बाई 2 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स है
जो हमें याद रखने हैं, और ये रिजल्ट्स निकालने के लिए हमने एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के जो रिजल्ट्स लास्ट क्लास से पढ़े थे उसी का यूज करके हमने इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे ये पूछा गया है कि एक डायपोल जो है हमने उसको ओरिजिन में रख दिया है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और एक बहुत ही छोटा सा डायपोल, छोटा हम कहते हैं लेकिन डायग्राम में बड़ा बनाता हूं जिसे समझ में आ जाएगा। ये एक छोटा सा डायपोल P का है जिसको हमने ओरिजिन में रख दिया है, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा एंगल है, ये थीटा कौन सा एंगल है जिस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर अलग अलग डायरेक्शन पे होगी, तो कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल भी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल थीटा एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये पता करना है हमें। ये पता है कि ये जो लाइन हम बनाते हैं, इस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया होता है, इस एंगल का नाम फाई होता है। ठीक है, यही हमने सीखा है कि हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो ये जो लाइन बनती है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया होता है उसको फाई कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और क्या इन दोनों का सम 90 डिग्री कहा जा सकता है? तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई 90 डिग्रीज है, तो फाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब फाई और थीटा में क्या रिलेशन था? तो हमने रिलेशन पढ़ा था tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये जो एंगल होता है फाई, तो tan फाई इज इक्वल टू, ये एंगल अगर थीटा था तो tan थीटा बाई 2। अब ये फाई को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बन जाएगा, इसको tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। cot थीटा का मतलब 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब tan थीटा आ जाएगा √2 के बराबर, या थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ √2। ये वो एंगल थीटा है, ये वो एंगल थीटा है जिस एंगल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की दी हुई है कि हमारे पास जो दो डायपोल्स है मान लो, और उन दोनों डायपोल्स को हमने रख दिया है ओरिजिन पर। अब एक डायपोल जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ फेस करता है, दूसरा डायपोल जो है वाई एक्सिस की तरफ फेस करता है। तो हमको किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह सकता है। तो ये हो गई वाई एक्सिस, इधर हो गई एक्स एक्सिस, और दो डायपोल जो है वो इस तरीके से रखे हुए हैं कि एक डायपोल रखा हुआ है इस तरफ, दूसरा डायपोल रखा हुआ है इस तरफ। ठीक है, और हमें कहीं यहां पर बीच में ले जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछता है कि इस जगह पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये डिस्टेंस आर के बराबर। ठीक है, मान लो ये एंगल दिया है 30 डिग्रीज, तो ऑब्वियसली ये एंगल यहां से 60 डिग्रीज का हो जाएगा। ठीक है, यहां पे इसकी जो वैल्यू है वो मान लो P की है, ये डायपोल जो है वो P के बराबर, और ये जो डायपोल है ये √3P के बराबर। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, P बाई √3 मान लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ r कितनी होगी? दोनों डायपोल बहुत ही छोटे हैं, तो अगर दोनों डायपोल ही बहुत छोटे हैं तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए।
बाय 2 स्मॉल डाइपोल्स। तो अगर यहाँ पे 2 डायपोल्स हैं और दोनों डायपोल के लिए अगर हम थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से सोचना है कि हम इन दोनों डायपोल के लिए इसको एक्सियल मान सकते हैं, और अगर हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो ये जो डायपोल परपेंडिकुलर आएगा उसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगी। तो हम दोनों डायपोल के लिए एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेटोरियल का लगाएंगे, जिससे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाए। अच्छा, P का अगर हम इधर एक कंपोनेंट लेते हैं इस तरफ, तो इस P का कंपोनेंट इस तरफ कितना आ जाएगा, P cos 30, और इस P का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा P बाई रूट 3 cos 60। ये दोनों कंपोनेंट आ गए इस तरफ, दोनों जुड़ गए क्योंकि दोनों एक ही तरफ है, दोनों वेक्टर एक दूसरे से जुड़ गए। इस P का कंपोनेंट इस तरफ निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P sin 30, ठीक है। और इस P का कंपोनेंट अगर हम इस तरफ निकालते हैं तो ये आ जाएगा P बाई रूट 3 sin 60, ठीक। sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो sin 30 अगर 1/2 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हो गई P/2 की, और sin 60 कितना होता है, रूट 3/2 होता है, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू भी हो गई P/2 की। मतलब अगर आप देखें तो ये कंपोनेंट जो आया है और ये कंपोनेंट जो आया है दोनों बराबर है, तो क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इस डायरेक्शन में अगर कैंसिल आउट हो गए हैं इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी नेट डायपोल नहीं बचेगा, जो बचेगा वो इसी तरफ बचेगा, और अगर इसी तरफ बचेगा तो ये जो डायपोल है उसके लिए ये एक्सियल पोजीशन कही जाएगी। अब नेट डायपोल कितना बचा है, नेट डायपोल जो बचा है वो P cos 30 प्लस यहां पे कितना आया था P बाई रूट 3 cos 60 के बराबर बचा है। cos 30 होता है रूट 3/2 और cos 60 होता है 1/2। तो नेट डायपोल मोमेंट अगर हम जोड़ेंगे तो ये P/2 को कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 प्लस 1/√3 आ जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 2/√3, तो ये बचेगा 2P/√3। और आप ये कह सकते हैं कि अब इस पूरे सिस्टम के बदले सिर्फ इधर ही डायपोल बचा है, और इधर जो नेट डायपोल बचा है उसकी वैल्यू ये है, और उसके लिए वो एक्सियल पोजीशन कही जाएगी। और एक्सियल पोजीशन पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2K, P की जगह कितना आ जाएगा, ये नेट डायपोल 2P/√3 डिवाइडेड बाय R3, ये उस पोजीशन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कही जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी कोई डायपोल के क्वेश्चन आएंगे तो डायपोल को हम वेक्टर की तरह, वेक्टर ही होते हैं तो उनको हम 2 पार्ट में ब्रेक करके नेट डायपोल मोमेंट निकाल के भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और थोड़ा डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और समझते हैं। जब भी कोई डायपोल रखा होता है, ये माइनस प्लस का चार्ज है और ये प्लस क्यू का चार्ज है, माइनस क्यू का चार्ज प्लस क्यू का चार्ज, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, ये भी इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन है। यहां पे जब जाते हैं तो ये एक्सियल पोजीशन होती है और ये भी एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की जहां तक हम लोग बात कर रहे थे तो हमको ये पता है कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इसी तरफ होता है, जिस तरफ एक्सिस है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ होता है। तो यहां पर फाई का एंगल कितना है, फाई याद है, ये जो आर होता था और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी उनके बीच के एंगल को हम फाई कहते हैं। अगर आप कहीं इस जगह पर पहुंचते हैं फिर इस जगह पर पहुंचते हैं तो डिफरेंट जगहों पर हम जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम अलग अलग पोजीशंस पर जा रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल हम लोग थीटा मानते थे, तो ये थीटा का एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, और थीटा का एंगल अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो जो फाई होता था वो tan θ/2 होता था। तो अगर इस लाइन से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, ये लाइन है, तो इस लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनती है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके जो एंगल बनाया होता है उसको हम फाई कहते हैं। तो यहां पर ये जो एंगल होगा फाई, ये फाई की वैल्यू जो भी आएगी, यहां पे फाई 0 था, यहां पे फाई की वैल्यू पहले से बढ़ चुकी है, क्योंकि थीटा बढ़ गया है तो फाई बढ़ गया। फिर जब और इधर जाएंगे
तो ये जो फाई होगा ये और बढ़ जाएगा, और कभी ना कभी ऐसा करते करते ये फाई ऐसा भी हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, ये एंगल फाई लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले कम था और बढ़ गया। और आप इधर जाते हैं, मान लीजिए आप इधर कहीं आ जाते हैं, तो जब इधर कहीं आ जाते हैं तो ये फाई पहले से और बढ़ गया होगा, और बढ़ने के बाद अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो मान लो कहीं इस तरफ हो गया, और आप कह सकते हैं कि ये फाई जो है पहले से और बढ़ चुका है। यहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो जाती है इसी डायपोल के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, और ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन कही जाती है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अगर आप एंगल को फर्दर बढ़ाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं या यहां पहुंच जाते हैं, एंगल को लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, एंगल हमेशा हम इसी से कैलकुलेट करते हैं। ये जो एंगल होगा ये एंगल हमेशा यहीं से कैलकुलेट होगा। तो अगर आप इधर भी पहुंच जाएंगे तो ये जो एंगल थीटा हम ले रहे थे ये हमेशा यहीं से कैलकुलेट होता, और जैसे जैसे हम इधर चलते जाते, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता, ये अगर पहले 90 डिग्री था तो आप देख सकते हैं कि फाई की वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाएगी, और इधर आएंगे फाई की वैल्यू 90 से और ज्यादा हो गई है, ये एंगल बढ़ता जा रहा है, और इधर आएंगे ये एंगल और बढ़ जाएगा और इसकी वैल्यू और बढ़ गई। यहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर हो जाती है और ये एंगल बढ़ के इतना हो जाता है। आपको मालूम है कि एक्सल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होता है, तो ये एंगल लगातार बढ़ता जा रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं, कहीं यहां पर पहुंचते हैं, फिर यहां पहुंचते हैं, तो ये एंगल अभी भी उसी तरीके से चेंज होता जा रहा है, और हम आगे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो वहां भी क्या होता है इस बात को देखते हैं। अब जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले 180 डिग्री हो चुका था, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होगा आप ये कह सकते हैं कि पहले से और ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, और बढ़ गया होगा। जब यहां पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल और बढ़ जाएगा, ये पूरा एंगल आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा हो चुका है। जब यहां पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इस तरफ हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से एक बार वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और इधर बढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल मान लो यहीं पे मैं कर देता हूं क्योंकि एंगल को और बढ़ाना है, और यहां पे बढ़ते बढ़ते ये एंगल और बढ़ चुका होगा, ये पूरा इधर आ गया होगा, और इधर आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी। ठीक है, अगेन ये पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन है जहां पे फील्ड वापस से 90 डिग्री की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल हमेशा बढ़ता जा रहा है, और ये एंगल बढ़ते 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 ये पूरा एंगल जो होगा आप देख सकते हैं ये पूरा एंगल जो है वो इतना हो चुका है। ठीक है, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा एंगल, और एंगल और बढ़ेगा तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर हो जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर हो जाएगी, और कहीं यहां पहुंचते, अगर अब यहां पहुंचते तो अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो कहीं इस तरफ हो जाता। ठीक है, इस लाइन से, और यहां तक पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से पैरेलल हो जाती है एक्सिस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो एंगल बनाया है ये एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां पे इतना हो गया है, यहां पे और बढ़ गया है, फिर यहां पे और बढ़ चुका है, ये एंगल और बढ़ चुका है, इतना हो गया है, ये एंगल इतना हो गया है, अब ये एंगल बढ़ के पूरा 360 डिग्री हो चुका है या 0 डिग्री हो चुका है, और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाता है। तो बस एक आइडिया है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है पोजीशन के बदलते बदलते, और हम ये जो एंगल कैलकुलेट करते हैं ये थीटा होता है, और ये जो एंगल कैलकुलेट करते हैं ये फाई होता है, और फाई और थीटा में रिलेशन होता है कि tan फाई tan थीटा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डायपोल में नेक्स्ट पार्ट पे हम क्या सीखेंगे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, और उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होती है, इस पार्ट को अब हम सीखते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन external uniform field।
जो एक्सटर्नल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और उस फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को प्लेस करते हैं तो उस डायपोल पर कितना टॉर्क लगता है वो निकालेंगे, और फिर हम बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रैवल कर रही है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और मान लो कि किसी भी समय ये डायपोल इस तरीके से रखा है कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो अब इस डायपोल पर टॉर्क कितना लग रहा है हमें ये कैलकुलेट करना है। ये क्योंकि प्लस क्यू का चार्ज है, और आपको पता है कि कोई भी प्लस क्यू का चार्ज अगर ई की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगने लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना लगने लगेगा, क्यू इंटू ई का। और वही माइनस क्यू का चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो ये फोर्स लगता वही क्यू ई के बराबर, लेकिन प्लस चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और माइनस चार्ज में फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये फोर्स क्यू ई का इधर लग रहा है, ये फोर्स माइनस क्यू ई का इधर लग रहा है। अगर मैं बात करूं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो नेट फोर्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे 0 लग रहा है, क्योंकि इधर का जो फोर्स आया है और जो इधर का फोर्स आया है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 है। लेकिन टॉर्क लगेगा क्योंकि ये डायपोल की टेंडेंसी आ जाएगी क्लॉकवाइज घूमने की, ये फोर्स इधर ले जाना चाहता है, ये फोर्स उधर उधर इस तरफ ले जाना चाहता है। दोनों एक दूसरे से मान लो एक रॉड से जुड़े हैं, और रॉड से अगर जुड़े हैं तो ये दोनों फोर्सेस के कारण ये डायपोल रोटेट करने लगेगा। अगर रोटेट करेगा तो कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना है हमें। तो ये लेंथ L/2 की है, ये लेंथ भी L/2 की है। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते थे? टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता था, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जिसमें फोर्स लग रहा था, और जहां से टॉर्क कैलकुलेट करना होता था वहां से इसके ऊपर ड्रॉप करते थे एक परपेंडिकुलर। मान लिया जाए ये आपको दिया हुआ है कि इस डायपोल ने हॉरिजॉन्टल के संग थीटा का एंगल बनाया हुआ है, तो ये भी कहा जा सकता है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये लेंथ आधी लेंथ L/2 की है, ये एंगल थीटा का है, तो ये लेंथ आएगी L/2 साइन थीटा, इतनी लेंथ हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि कितना टॉर्क लग रहा है इस फोर्स का, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना टॉर्क लग रहा है? टॉर्क लग रहा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये टॉर्क किधर घुमाना चाहता है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पे अपने थंब को रखें और जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ उंगलियां घुमाएं, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है। टॉर्क का काम होता है घुमाना, तो ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इस फोर्स का टॉर्क निकालते तो वो भी सेम आता, क्योंकि वही दूरी यहां पर आती, वही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता, तो फोर्स वही होता, परपेंडिकुलर दूरी भी वही होती, तो टॉर्क वही आता। और क्या यहां पे थंब रख के अगर इस फोर्स के डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे तो जैसे ये उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था ये भी उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो दोनों टॉर्क उसको क्लॉकवाइज ही घुमा रहे होंगे। तो टोटल टॉर्क जब लिखेंगे तो इस टॉर्क को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी FL साइन थीटा। अब F कितना था? F था F की वैल्यू थी Q इंटू ई, तो Q इंटू ई इंटू L साइन थीटा, जिसमें से Q और L को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या P मिल जाता है, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P E साइन थीटा। ये टॉर्क की वैल्यू का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम किसी भी डायपोल P को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू होती है PE साइन थीटा। और इसी टॉर्क को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, और ये इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है। P क्रॉस E PE साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी भी डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है, तो आपका जो वेक्टर P है डायपोल का और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर E है, अगर इनके बीच का एंगल आपको पता है
तो टॉर्क निकाल लोगे। जैसे इस डायग्राम में P का वेक्टर इस तरफ गया है। क्यों इस तरफ गया है? क्योंकि माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ गया होगा, तो ये P का वेक्टर है। और ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है E का। और आप कह सकते हो कि जो E आया था और जो P दिया था, इनके बीच का एंगल थीटा के बराबर है। तो टॉर्क जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड P sin थीटा है, और टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो P क्रॉस E के बराबर है। टॉर्क का काम होता है रोटेट करवाना, और कोई भी चीज अगर रोटेट करती है तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अगर P क्रॉस E है तो आपको यह समझना है कि जो P का वेक्टर है ये E की तरफ घूमना चाहेगा। P क्रॉस E का मतलब P का वेक्टर घूमकर E की तरफ जाना चाहेगा। अब अगर P का वेक्टर घूमकर E की तरफ जाना चाहेगा तो क्या ये रोटेशन इस तरीके से कहा जा सकता है क्लॉकवाइज? तो आप ये कह सकते हो ये जो भी टॉर्क लगा है इसने P को E की तरफ घुमाने की कोशिश करी है, इसलिए इस डायपोल का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा होगा। ठीक है, तो ये टॉर्क की वैल्यू है। और टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का डायरेक्शन की जहां तक बात है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा है, P की तरफ उंगलियां रख के E की तरफ जब घुमाते हैं तो जिस तरफ उंगलियां घूमती हैं ये बता रहा है कि रोटेशन किस तरफ हो रहा है, और जिस तरफ थंब जा रहा है वो बता रहा है कि टॉर्क का वेक्टर किस तरफ गया है। तो टॉर्क का वेक्टर अंदर की तरफ गया है, और P क्रॉस E में P से E की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तो इसका रोटेशन जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, और उसके ऊपर जो नेट टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। ठीक है, अब ये टॉर्क 0 कब हो सकता है? ये टॉर्क 0 तब हो सकता है जब ये साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। और साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू 0 तब होती है जब थीटा या तो 0 डिग्री हो जाता है या थीटा 180 डिग्री हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इस टॉर्क पर नेट, ये इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स भी 0 लगना और नेट टॉर्क भी 0 लगना, इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और आपको जैसे पता है कि नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 लग रहा है, नेट टॉर्क 0 लगने के लिए एक केस बन जाता है जब थीटा 0 डिग्री होगा, और दूसरा केस बन जाता है जब थीटा 180 डिग्री होगा। क्योंकि थीटा 0 डिग्री होगा तब भी साइन थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 180 डिग्री होगा तब भी साइन थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ट्रेवल कर रही है और हमने डायपोल को इसी तरफ रख दिया, जिससे कि डायपोल का जो डायरेक्शन है वेक्टर P का और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे तब ये डायपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ना तो नेट फोर्स लगेगा ना ही नेट टॉर्क लगेगा। और वहीं अगर हम इस दूसरे केस में ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हमने डायपोल को इसके अपोजिट रख दिया है, मतलब P का वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, E का वेक्टर राइट की तरफ है, तब भी इस डायपोल के ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, तब भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए या तो थीटा 0 होना चाहिए या थीटा 180 डिग्री होना चाहिए। दोनों ही केस में उसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है और वो इक्विलिब्रियम में है। हम लोग ने 11th क्लास में ये सीखा था कि इक्विलिब्रियम 2 तरीके के होते हैं, वर्क पावर एनर्जी में सीखा था 3 तरीके के होते हैं हालांकि, तो उसमें से 2 तरीके जो थे वो थे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम का मतलब ना तो नेट फोर्स है ना नेट टॉर्क है, सब 0 है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर वो चीज को आप उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करते हो तो वापस वो उसी पोजीशन में आने की अगर कोशिश करता है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, और अगर उस पोजीशन पे वापस आने की कोशिश नहीं करता है तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दूं कि क्या मतलब है इसका, मान लो इस तरीके की कोई सरफेस है, अगर यहां पे कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि रुका हुआ है, और यहां पे एक पार्टिकल रखा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में क्योंकि रुका हुआ है। दोनों पार्टिकल अपनी जगह पर रुके हुए हैं तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आप इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लो
तो ये तो नीचे गिर जाएगा, ये तो वापस आएगा नहीं। लेकिन अगर हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दें तो क्या ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा? ऊपर चला जाएगा लेकिन नीचे आने की कोशिश करेगा और इस तरीके से ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो अगर पार्टिकल वापस उसी जगह आने की कोशिश करता है तो हम कहते थे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, और अगर उस जगह आने की कोशिश नहीं करता है तो ये जो इक्विलिब्रियम होता था उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसी तरीके से यहां पर दोनों ही केस पे डायपोल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन एक केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक केस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ये स्टेबल है, क्योंकि अगर आप इस डायपोल को ऐसे कर दोगे तो डायपोल हमेशा P का वेक्टर किस तरफ घूमना चाहता है? P क्रॉस E का टॉर्क लगता है और P का वेक्टर हमेशा E की तरफ घूमना चाहता है। तो अगर डायपोल पहले ऐसे रखा था और अगर डायपोल को मैंने ऐसे कर दिया तो क्या P का वेक्टर E की तरफ आना चाहेगा, वापस इधर आना चाहेगा? और वहीं अगर तुमने डायपोल को इधर रख दिया, ये P का जो वेक्टर अगर वो इधर हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है, तो क्या P का वेक्टर फिर से E की तरफ आना चाहता? तो इस केस में आप कह सकते हो P ऊपर होता तब भी हॉरिजॉन्टल होना चाहता, P इधर होता तब भी हॉरिजॉन्टल होना चाहता। तो ये डायपोल वापस उसी पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पोजीशन कही जाती है इसको कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। यहां पे ऐसा नहीं है, इस समय इस डायपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, बट अगर इस डायपोल को आप थोड़ा सा एंगल घुमा दें, ऐसे कर दें, ये P का वेक्टर है, ये P का वेक्टर E किधर है? E इधर है। तो अगर P का वेक्टर इधर आ गया है और E का वेक्टर इधर, तो P किधर जाना चाहता है? हमेशा E की तरफ जाना चाहता है, तो ये P इधर आना चाहेगा। तो अभी नेट टॉर्क 0 लग रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा एंगल घुमा दिया तो ये P का वेक्टर अब E की तरफ ही जाना चाहेगा, वापस उसी पोजीशन में नहीं आना चाहेगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल तब होता है जब एंगल 0 होता है, अनस्टेबल तब होता है जब एंगल 180 डिग्री होता है, अपोजिट रखा होता है। और कहीं पर भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज है जो कि अपने एसएचएम में हम पढ़ते हैं कि एसएचएम या ऑसिलेशन तब होता है जब कोई भी चीज अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगी। एक पेंडुलम हैंग कर रहा है, वो रुका हुआ है, अगर उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दो तो ऑसिलेशन करने लगेगा। तो कोई भी चीज अगर अपने इक्विलिब्रियम में है और हमने अगर उसको इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया है तो फिर उसको ऑसिलेशन शुरू हो जाता है। उसी तरीके से ये डायपोल जो है अगर ऐसा रखा था, अगर मैंने P का वेक्टर घुमा के ऐसा कर दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये डायपोल इस तरीके से ऑसिलेट करने लगेगा क्योंकि ये उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन से डिस्टर्ब किया गया है। ठीक है, तो ये डायपोल जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड कितना है ये हम कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड ऑफ SHM of electric dipole। तो हमको ये पता है कि जो टॉर्क लग रहा है वो PE sin थीटा के बराबर लग रहा है। अगर हम स्मॉल ऑसिलेशंस कंसीडर करते हैं तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हम ये मान सकते हैं कि थीटा एक स्मॉल एंगल है, और जब थीटा एक स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, और जब साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं तो टॉर्क आ जाता है PE इंटू थीटा। ठीक है, ये SHM में पढ़ा जाता है। अब टॉर्क को हम लिखते थे I इंटू अल्फा, रोटेशन हमने पढ़ा था, इज इक्वल टू P इंटू थीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाती है PE अपॉन I इंटू थीटा। I यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। हमें ये पता था कि अल्फा को हम कंपेयर कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। माइनस साइन पे ध्यान खास नहीं देना है, माइनस सिर्फ बता रहा है कि ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन आप जब इसको कंपेयर करते हैं तो क्या यहाँ से ये मिल जाता है कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होगी ये P इंटू ई डिवाइडेड बाई आई के बराबर होगी। ये ओमेगा हो जाएगा रूट ओवर P इंटू ई डिवाइडेड बाई आई। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, और ओमेगा की वैल्यू अगर मिल गई तो टाइम पीरियड होता था 2 पाई बाई ओमेगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई रूट ओवर आई डिवाइडेड बाई P इंटू ई। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का है, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख देते हैं
तो वो डायपोल जब ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो उसके बराबर होगा। ठीक है, जहां पर आई को हम कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल। ये सारी चीजें हम लोगों ने 11th क्लास से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, पी जो है वो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और ई जो है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे ये सीखते हैं कि अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमें ये कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा हुआ है कि जो भी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसका वर्क डन हम निकालते हैं F डॉट एस, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, जिसको FS cos थीटा भी कहते हैं। और अगर कोई चीज रोटेट करती है तो हम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन होता है dW उसको हम लिख सकते हैं टॉर्क कितना लगा और कितना एंगल उसने रोटेट करा। ठीक, जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें आप ये समझें कि P का वेक्टर इस तरफ है और E का वेक्टर इस तरफ है। इनके बीच का एंगल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच का एंगल को थीटा लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क किस तरफ लगा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा और थीटा इस तरफ है तो वर्क डन को टाउ इंटू माइनस डी थीटा लिखना पड़ेगा, मतलब टॉर्क माइनस टाउ डी थीटा होगा। ठीक है, रीजन क्या? थीटा इस तरफ है और टॉर्क इधर है, दोनों अपोजिट है, तो वर्क डन को हम लिखना पड़ेगा टॉर्क इंटू माइनस डी थीटा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरफ घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही घुमाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इसको इधर ही लगेगा, पी का वेक्टर ई की तरफ ले जाएगा, तो डायपोल इस तरफ जा रहा है लेकिन थीटा इस तरफ था, तो वर्क डन माइनस टाउ डी थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये टॉर्क कितना लगा था? टॉर्क लगा था माइनस पी ई साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी ई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 टू थीटा 2 का मतलब क्या हुआ कि पहले ये डायपोल जो था उसने एंगल बनाया था यहां से थीटा 1 का पहले पी और ई में, और बाद में ये एंगल कम होके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायपोल है, और ये एंगल कम होके थीटा 2 हो गया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी जिसमें एंगल थीटा 1 था, ये फाइनल पोजीशन हो गई, एंगल थीटा 2 हो गया, और ऐसा करने में डायपोल ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। अब अगर हम इस वर्क डन की वैल्यू को निकालें तो माइनस साइन यहां पे हो गया, P इंटू ई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रेशन करना है थीटा 1 से थीटा 2 तक, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा 2 या नेगेटिव है, ये काम करो नेगेटिव को बाहर ही बुला लो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, या अगर हम माइनस साइन भी बाहर ले लें तो माइनस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें वर्क डन को माइनस ऑफ डेल्टा यू से, तो हमको पता है कि वर्क डन को लिखते हैं माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू में डेल्टा यू का मतलब U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर अब
हम इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से कंपेयर करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस को तुम चाहो तो पीई को अंदर ही भेज दो, माइनस को खाली बाहर रहने दो। अगर ये अंदर चला जाएगा तो ये पहला टर्म, क्योंकि थी 2 वाला हम लिखना चाहेंगे, माइनस साइन ऐसे ही होगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2, ठीक है, ये वाला टर्म माइनस पी कॉस थीटा 2, और ये आ जाएगा प्लस पी कॉस थीटा 1, ये आ गया। अब अगर कंपेयर करें तो माइनस साइन दोनों जगहों पर बाहर है, ये U2 है तो ये U2 है, और ये U1 है तो ये U1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि U2 की वैल्यू जो है ये माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 2 है, और U1 की जो वैल्यू है इससे इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा 1 है, ऐसा कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं इन जनरल कि अगर थीटा 2 था तो U2 था, थीटा 1 था तो U1 था, मतलब अगर हम जनरल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये माइनस पीई कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी डायपोल थीटा का एंगल बना रहा है, अगर P का जो वेक्टर है अगर इसने E के वेक्टर के संग थीटा का एंगल बनाया होगा तो उस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस पी कॉस थीटा है, जिसको कि अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो माइनस पी डॉट ई लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है तो पी डॉट ई पी ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये आया है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है जिसका डायपोल मोमेंट पी का है, अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ई के संग कोई एंगल थीटा बनाया है तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ पी कॉस थीटा या माइनस ऑफ पी डॉट ई के बराबर होती है, ठीक है। और अगर हम ये बात समझ गए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, और अगर आप फिर से आपसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने के लिए, तो आपको ये वाला रिलेशन यूज करना है, डेल्टा यू में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करना है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करें जिससे कि हम इसको यूज कर पाए, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोटेटिंग डायपोल P from 60 degree to 30 degree with the field direction, ठीक है। हमें हमेशा जो एंगल होता है वो फील्ड के डायरेक्शन से ही थीटा लेना होता है, और अगर हमसे पूछता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये फॉर्मूला है। अब माइनस ऑफ डेल्टा यू में क्या आ जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कह सकते हैं, ठीक है। अब फाइनल एंगल कितना है, फाइनल एंगल है माइनस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2, 2 फाइनल है, माइनस फिर से माइनस आएगा पी ई कॉस थीटा 1। ये बात समझ में आ रही है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस पी ई कॉस थीटा 2, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा होता है, तो फाइनल माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस इनिशियल माइनस पी कॉस थीटा 1, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पी ई यहां बचेगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। ये माइनस 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 प्लस और फिर से माइनस, तो फाइनली ये रिजल्ट बचता है, और हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। आप चाहो तो इसको जनरल भी याद रख सकते हो कि अगर आपसे पूछता है कि कितना वर्क डन हुआ है, इनिशियल एंगल थीटा 1 था, फाइनल एंगल अगर थीटा 2 है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ पे थीटा 2 कितना है, थीटा 2 है 30 डिग्री और थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 30 डिग्री को हो जाएगा वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आता है तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर।
तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि हमारे पास एक हेक्सागोन है और उस हेक्सागोन के जो 6 कोने हैं उन 6 कोनों में हमने 6 चार्जेस रख दिए। ठीक है, मान लो यहां पे रखा है Q, इधर रखा है माइनस Q, फिर इधर रखा है Q, इधर रखा है माइनस Q, फिर ये रखा है Q और ये रखा है माइनस Q। ठीक है, और फिर हम जिस हेक्सागोन का सेंटर है यहां से हम बाहर निकलते हैं तो ये एक्सिस हो जाएगी हेक्सागोन की, और इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस of hexagon at a large distance r if side of hexagon is a। ठीक है, तो अगर हमें इसकी एक्सिस के बहुत दूर पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम डायपोल को बनाते हैं। अब डायपोल कैसे बनता है? डायपोल आप इसको भी बना सकते हो, लेकिन अगर इसको बनाने में दिक्कत क्या है कि अगर तुम यहां पर आओगे तो ये पोजीशन ना तो उसकी एक्सियल पोजीशन है ना इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल तो तब होती जब तुम इधर आते, तो इसलिए इस तरह से डायपोल बनाने से बेहतर है कि अगर हम इन दोनों को एक डायपोल की तरह ट्रीट करें, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये प्लस क्यू माइनस क्यू है, इसको अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह ट्रीट करते हैं तो ये डायपोल हो गया और ये इसकी एक्सिस हो गई, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। ये एक्सिस हेक्सागोन की है लेकिन डायपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है, और यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला पता है kp/r³। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को दूसरा डायपोल मानेंगे तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू का एक डायपोल बन जाएगा और एक माइनस क्यू प्लस क्यू का ये डायपोल बन जाएगा। तो 3 डायपोल हमें मिलेंगे और तीनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r³ होगी, क्योंकि तीनों डायपोल ये जो बनेगा इसके लिए भी ये इक्वेटोरियल है, इसके लिए भी इक्वेटोरियल है, इसके लिए भी इक्वेटोरियल है। तो 3 डायपोल बने कैसे हैं? डायपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ये आपको पता है। तो अगर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है तो एक डायपोल माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, तो मैं सिर्फ इधर बना देता हूं, ये बन गया पहला डायपोल, वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये माइनस क्यू से प्लस क्यू है तो इसको हटा देते हैं, ये बन गया दूसरा डायपोल पी का, और ये माइनस क्यू से प्लस क्यू है तो ये डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। जो 3 डायपोल्स हमको बनते हुए दिख रहे हैं ये तीनों डायपोल्स की वैल्यू सेम है, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, उतनी सब कुछ सेम है, सब कुछ आइडेंटिकल। तो अगर हम इनका नेट डायपोल मोमेंट निकाल लें कि नेट डायपोल मोमेंट कितना है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हो कि जो नेट डायपोल मोमेंट बनेगा वो 0 बन जाएगा, क्योंकि ये P और ये P, ये तीनों के बीच के एंगल एक दूसरे से 120 डिग्री के हैं, तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 हो जाएगी, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस डायपोल जो बने हैं ये हेक्सागोन के 6 कोने पे रखे हुए हैं, हमें अगर इसकी वजह से किसी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, ये उसकी एक्सिस है, हेक्सागोन की एक्सिस है, तो ये 3 डायपोल जो बने हैं ये आपस में ही कैंसिल आउट हो चुके हैं। अगर आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं तो यहाँ की जो नेट फील्ड आएगी इस क्वेश्चन में वो 0 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदल देता तो ऐसा हो सकता था कि वो 0 नहीं होते। अब कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं फिर से यही प्रॉब्लम फिर से कर रहे हैं, लेकिन अब मैं चार्जेस को दूसरी मतलब डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस कर दूंगा। चार्जेस रहेंगे वही 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। तो ये हेक्सागोन जो बना है इस हेक्सागोन में भी वही चार्जेस हैं माइनस क्यू प्लस क्यू के, लेकिन अब कैसे रखे हैं, ये माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अगेन हमको वही पता करना है कि अगर हम इसके एक्सिस से कुछ दूरी पे चले जाएं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी।
तो तरीका क्या रहेगा, 3 डायपोल्स बनाएंगे फिर से, और ये जो 3 डायपोल बनेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू, एक डायपोल इधर बन जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू एक डायपोल इधर बन जाएगा, और माइनस क्यू से प्लस क्यू तीसरा डायपोल इधर बन जाएगा। तो ये 3 डायपोल आपस में कैंसिल नहीं होंगे, बल्कि ये तीनों डायपोल का कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, और फिर ये 3 डायपोल जो बने हैं, ये 3 डायपोल के लिए हम ये कह सकते हैं ये उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन होती, तो अगर हम नेट डायपोल मोमेंट निकाल लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि हेक्सागोन में ये एंगल 60 होता है, ये एंगल भी 60, सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर होते हैं, और अगर 60 डिग्री बराबर होते हैं तो इस P का इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि है सब P, ये भी P है, ये भी P है, ये भी P है, जो वर्टिकल वाला P है उसको छोड़ दो, लेकिन जो ये वाले P है, इस P का अगर हम 2 कंपोनेंट लेते तो P cos 60 इधर आ जाता, इसका भी P cos 60 इधर आता, दोनों P के संग जुड़ जाते, और इसका जो P sin 60 होता ये हॉरिजॉन्टल हो जाता, इसका P sin 60 होता वो हॉरिजॉन्टल हो जाता, और वो कैंसिल हो जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस पे जो नेट डायपोल मोमेंट बनता, इसका P है तो P ही रहता, इसका P का cos 60 का कंपोनेंट cos 60 आ जाता, इसका भी P cos 60 का कंपोनेंट P cos 60 हो जाता, और जो P आता cos 60 हाफ, cos 60 हाफ कितना आ जाता 2P, और अगर नेट आ जाता 2P तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में होती, क्योंकि यहां से बाहर आते, आप अगर एक्सिस से इधर बाहर आते और डायपोल इस तरीके से रखे हुए हैं, तो ये डायपोल के लिए इधर वाली पोजीशन इक्वेटोरियल है, फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन का K इंटू P, नेट जितना आया है डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख देते 2K, नेट P कितना है 2P, तो 4KP बाई आर क्यू। अब P कितना है, P आपको पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के चार्ज, उनके बीच का सेपरेशन चाहिए। आपको पता है कि हर साइड A के बराबर है, अगर हर साइड A के बराबर है, ये सारी साइड्स अगर A के बराबर है, तो ये जो दूरी होगी दो चार्जेस के बीच की, ये भी A होगी, ये भी A होगी, तो उनके बीच की दूरी 2A होगी। तो आप ये कह सकते हो जो P होना चाहिए, कोई भी डायपोल, चाहे ये वाला डायपोल बने या ये बने या ये बने, डायपोल की वैल्यू हो जाएगी Q, और माइनस के चार्ज है तो Q का चार्ज इनटू उनके बीच का सेपरेशन कितना है 2A के बराबर, ये P की वैल्यू है। और अगर ये P की वैल्यू को अगेन हम यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8KQA डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने को कही जाती है किसी भी इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से, जहां पे चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट थे, तो उसको आप डायपोल मान के या इसको डायपोल मान के आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सीखा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, नेट फोर्स हमेशा डायपोल पे 0 लगता है, ये बात भी सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम इसी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि अब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये बात हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि अगर दो डायपोल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाएं, तो वो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, इसको सीखेंगे। इसको करने के बाद हम लोग गॉस लॉ भी पढ़ेंगे। गॉस लॉ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। एक और पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, गॉस लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। ठीक है।